नमस्कार दोस्तों, शेयर चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक एंटरप्रेन्योर की कहानी लेकर आया हूँ। इनका नाम है विजय शेखर शर्मा और इनकी कंपनी है पेटीएम। आप में से हर व्यक्ति इसको यूज़ करता होगा कभी न कभी, या रोज़ ही करते होंगे, चाहे मोबाइल रिचार्ज करना हो, चाहे ख़रीदारी करना हो, या किसी को पेमेंट करना हो, या किसी से पेमेंट बुलाना हो। हर उसमें आप पेटीएम का यूज़ करते हैं। हालांकि अब कई ऐप आ चुके हैं, फ़ोन पे आ चुके हैं, गूगल पे आ चुके हैं, एयरटेल पे, दुनिया भर के आ चुके हैं। लेकिन ये शायद इस देश की पहला ऐसा कंसेप्ट था कि लोग घर बैठे ही अपना सारा काम कर लें, न उन्हें बैंक जाना पड़े न दुकान जाना पड़े। तो ये कहाँ से पैदा हुई, किस इरादे से पैदा हुई, या किस सोच के साथ? तो हम चलते, थोड़ी सी हम विजय शेखर शर्मा की कहानी समझते, तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि कहानी का जन्म कहाँ से होता है। और मैंने कहा ना कि मुसीबत में अवसर तलाशना चाहिए, और इन्होंने वही किया था, मुसीबत में अवसर तलाशा, और तभी ये पेटीएम का जन्म होता है। तो ये अलीगढ़ के रहने वाले विजय शेखर शर्मा, इन्होंने 14 साल की उम्र में बताते हैं कि अपनी स्कूल की सारी शिक्षा पूरी कर ली थी। होनहार तो थे। बाद में दिल्ली की एक इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। अब उसके बाद इनके पास कुछ ऑफ़र आते हैं नौकरी के, लेकिन ये कहते मुझे नौकरी नहीं करना, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं बिजनेसमैन बनूँगा, और बिजनेसमैन बन के ही मैं कुछ करना चाहता हूँ। इनके दिमाग में इरादे भी होंगे तरह तरह के, कि बिजनेस करने के ख्याल भी बनाए होंगे, प्लानिंग भी की होगी। अब बिजनेस के लिए पैसा चाहिए, ऐसा बिजनेस खड़ा हो नहीं जाता ना। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि घर में पैसा डाल दे। तो ये कुछ बैंक से लोन लेते हैं, कुछ दोस्तों से भी लोन लेते हैं, और करीब 5-7 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। पेटीएम का बिजनेस नहीं, दूसरा बिजनेस। लेकिन वो बिजनेस इनका फ्लॉप हो जाता है, बुरी तरह फ्लॉप होता है, सारा पैसा डूब जाता है। अब दे कैसे, पैसा चुकाए कैसे? बिजनेस जो डाला था पैसा वो रहा नहीं बिजनेस। तो उस जो कर्ज इन्होंने लिया था, उस कर्ज को चुकाने के लिए इनको नौकरी करना पड़ती है। देख लीजिए, जिस नौकरी को ये आप इससे दूर भाग रहे थे, वो नौकरी इनको वापस खींच लाती है कि भाई तेरे को कर्जा चुकाना है तो नौकरी करना पड़ेगी। खैर, ये नौकरी करते हैं, कर्जा चुकाने के लिए धीरे धीरे अपना कर्जे से बाहर आने की कोशिश भी करते, बाहर आ भी जाते लगभग। लेकिन एक दिन एक घटना घटती है कि इनके क्या कि मोबाइल का रिचार्ज बैलेंस ख़त्म हो जाता है, और ये अपने कमरे पर थे, और बैलेंस इनको मोबाइल में बैलेंस डलवाने के लिए बाहर आते हैं, दुकान पर जाते हैं। कि उस समय क्या होता था कि ज़्यादातर तो दुकान से ही मोबाइल रिचार्ज होते थे, या तो दुकानदार आपको कार्ड दे देता था, जितने का आपको बैलेंस करना हो कार्ड से आप नंबर डाल के रिचार्ज कर लो, या दुकानदार खुद अपने मोबाइल से करते थे लूप के द्वारा। लेकिन उसमें क्या वो चार्ज लगाते थे, उस समय चार्ज लेते थे, जो भी 10 रुपये 5 रुपये। खैर, चार्ज देने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन उस दिन क्या था कि बताते हैं कि भारत बंद की वजह से पूरा मार्केट बंद था, कोई भी दुकान खुली नहीं थी। ये जगह जगह घूमते, इधर उधर घूमते, लेकिन कोई भी दुकान खोलने लेकर राजी ना था, ना इनका मोबाइल रिचार्ज करने के लिए। घूम फिर के वापस घर पे आ जाते पूरे दिन, लेकिन ये सोचते रहते बैठे बैठे कि यार ये मेरी इधर कितने लोग परेशान हुए होंगे आज, ये भारत बंद की वजह से। ये नेता लोग बंद तो करवा देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि लोगों को कितनी तकलीफ होती है। और इनके दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि यार क्यों ना ऐसा काम करूँ कि लोगों को इस, चाहे बंद हो कुछ भी हो, उसका काम नहीं रुके, काम उसका चलता रहे। और उसी समय इनके दिमाग में जो ख्याल आता है, और उसी ख्याल से जो पैदा होती है, वो कंपनी है पेटीएम। फिर ये एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं, एक ऐसा ऐप लॉन्च करते हैं कि जिससे लोग घर बैठे ही अपना मोबाइल रिचार्ज कर लें। क्योंकि इनकी मोबाइल की इनको परेशानी थी, तो इन्होंने मोबाइल रिचार्ज के सोच के साथ ही इसको पेटीएम को बनाया, और ये ज़बरदस्त चल जाता। लोगों को पता चलता है, जैसे हर लोग व्यक्ति इसको अपने उसमें डाउनलोड कर लेते हैं, या कंप्यूटर के द्वारा पेटीएम के वेबसाइट से अपने मोबाइल को रिचार्ज करना शुरू कर देते हैं। कंसेप्ट बढ़िया था, चल निकला था, धीरे धीरे इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी। अब इसमें फंड चाहिए, फंड कहाँ से जुटाई? तो धीरे धीरे उस समय क्या होता है कि अली बाबा ने इसकी कंपनी में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था। एक बार मदद जो करते थे, बड़े बड़े कंपनियां इससे एंटरप्रेन्योर के साथ जुड़ती है, उसमें उसके बिजनेस में पैसा लगाती है। अगर उनको लगता है कि जैसे आप भी अगर कोई बिजनेस डालो और किसी उद्योगपति को समझ में आ जाए कि हाँ इसका बिजनेस भविष्य के लिए अच्छा है, तो वो आपके बिजनेस में पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ऐसे अली बाबा ने इनके बिजनेस में पैसा लगाया था, बहुत बड़ा अमाउंट लगाया था, और उससे कंपनी पेटीएम चल निकलती है।
लेकिन फिर भी उस लेवल पर नहीं गई थी जिस लेवल पे होना था। लेकिन देखिए इनकी किस्मत साथ देती है कि मोदी सरकार नोटबंदी की घोषणा कर देती है अचानक से। नोटबंदी की घोषणा क्या हुई, लोगों की तो हालत ख़राब हो गई। बाहर अगले दिन एटीएम मशीनें पे वहाँ पर भीड़ लग जाती है, घंटे भर में एटीएम मशीनें खाली। बैंकों के बाहर भीड़ लोगों की, लोग अपना पैसा ही नहीं निकाल पा रहे थे, न किसी पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, न किसी से ले पा रहे थे। चारों तरफ हड़कंप मच चुका था इस नोटबंदी से। उस समय लोगों को ख्याल आता है कि पेटीएम का, और तब ये अपने उस समय क्या कि इन्होंने कोशिश भी कर दी थी, कई बैंकों को, कुछ बैंकों को अपने साथ जोड़ भी लिया था इन्होंने कि ताकि लोग अपना पैसा बैंक से निकाल ले, जमा कर दे, या किसी को पेमेंट करना पेमेंट कर दे, या अपनी ज़रूरत की जो काम अटके पड़े वो निकाल ले। तो धड़ाधड़ लोगों ने पेटीएम का ऐप डाउनलोड किया, और उस कहते हैं कि उस नोटबंदी के दौरान 4 महीने के दौरान करोड़ों लोगों ने इनका ऐप डाउनलोड किया। वो सबसे ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप बन चुका था ये नोटबंदी के दौरान। हर व्यक्ति का काम आसान हो गया था। देख लीजिए कैसी सोच थी इनकी कि कहाँ थे मोबाइल रिचार्ज करने तक सीमित थे और कहाँ लोगों की ज़रूरत बन चुकी थी। तो ये वो दोस्तों वो पेटीएम जो कि अचानक इस लेवल पर पहुंचा था। जब ये पहुंचा तो कुछ राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गए थे। कई विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर आरोप लगाए थे कि एक चाइनीज़ कंपनी को बढ़ावा दे रही है मोदी सरकार, क्योंकि इसके अंदर चाइनीज़ कंपनी अलीबाबा का इन्वेस्टमेंट था। तो उससे एक आरोप लग रहे थे। बाद में अब ये सुनने में आया कि कुछ समय बाद अलीबाबा ने अपना सारा पैसा निकाल लिया। अलीबाबा अब दूर हो गया, पूरी तरह ये भारतीय कंपनी बन चुकी है। खैर कंपनी चल निकलती है, कई बैंकों से इनका टाई अप हो जाता है, कई तरह की सर्विस देना शुरू कर देती है, चाहे मोबाइल रिचार्ज करना हो, बिजली बिल भरना हो, पानी बिल भरना हो, इंश्योरेंस कराना हो, गाड़ी का इंश्योरेंस कराना हो, या किसी को भुगतान करना हो, अपने खाते में पैसा लेना हो, किसी को पैसा भेजना हो, तमाम तरह की ये सुविधाएं शुरू कर देते हैं। और अब तो ये है कि इन्होंने कि एटीएम पेटीएम मॉल भी शुरू कर दिया है, जहाँ से आप खरीदारी कर सकते, सामान भी घर पर खरीद सकते हैं आप। तो इस तरह से कई सर्विस देना शुरू कर दी इन्होंने, एक के बाद एक। और आज भी ये नंबर 1 है, पेटीएम जो है नंबर 1 है सर्विस में। हम बात कर रहे हैं शेयर की बात कर रहे हैं, अब हम शेयर पे आ जाते हैं। तो ये 2021 के आसपास इसका आईपीओ आता है। जिस समय आईपीओ लाते उस समय कंपनी करीब 9,000 करोड़ के कर्जे में थी, क्योंकि बिजनेस इन्होंने बढ़ा लिया था, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, तो कर्जा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, करीब 9,000 करोड़ का। अब वो पैसा चुकाए कहाँ से? तो ये आईपीओ लाते हैं इस सोच के साथ कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उससे हम आधा पैसा कर्जा चुकाएंगे और आधे पैसे से हम हमारे बिजनेस को बढ़ावा देंगे। और उस समय जब इनका आईपीओ लॉन्च होता है, कहते हैं कि उस साल का सबसे बड़ा आईपीओ था 18,000 करोड़ का। नॉर्मली आईपीओ 2-3 हज़ार करोड़ का, तो इनका 18,000 करोड़ का आईपीओ होता है वो। तब ग्रे मार्केट में ऐसी चर्चा आती है कि जो कंपनी का जो वैल्यू गलत निकाली गई, कंपनी की जितना एसेट है, जितना बिजनेस है, जितना उसके मार्केट कैप, मतलब जो सब कुछ उसके हिसाब से इसकी शेयर की प्राइस 400 रुपये के आसपास होना चाहिए, लेकिन शेयर की प्राइस 2021 रुपये रखी जाती है और प्राइस। ये सबकी आंखों में खटकता है कि इस नई कंपनी जो कि जिसका कोई एसेट नहीं है, केवल एक ऐप के द्वारा ही बिजनेस चला रही है, उसका आईपीओ इतना बड़ा होना ये निवेशकों के साथ धोखा हो सकता है। लेकिन खैर ठीक है, आईपीओ भी आ जाता है, उनकी बात को दरकिनार कर दिया जाता है। जिन लोगों ने इसकी कंपनी का आईपीओ के लिए सवाल उठाए थे कि ये 400 रुपये के आसपास उसका शेयर प्राइस को 4 गुना ज़्यादा क्यों दर्शाया जा रहा है। आईपीओ लॉन्च हो जाता है, लेकिन जिस दिन आईपीओ लॉन्च होता है उसी दिन ये आईपीओ इसका शेयर गिर जाता है, करीब उसी दिन 20% गिर जाता है ये। अगले दिन फिर 15-20% गिरता है, इस तरह गिरते चले जाता है। और केवल एक सप्ताह में ये शेयर 2100 पर लिस्ट होने वाला शेयर एक सप्ताह के अंदर ही ये 1500 पे आ जाता है। 1500 से वो नीचे आ जाता है। ये आगे आने वाले दिनों में इसकी क्या लगातार बिकवाली शुरू हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस पर इसको लॉन्च किया था। एक नौबत ये भी आ जाती है, बताते हैं कि ये इसका आईपीओ पर इसका फ्लॉप होने की नौबत आ जाती है, इसकी संकट खड़ा हो जाता है। क्योंकि ये शेयर मार्केट में ये होता है कि अगर कोई भी आईपीओ 70% से कम अगर सब्सक्राइब होता है तो उसकी फ्लॉप मान लिया जाता है, यानी कि उसको लिस्ट नहीं किया जाता है। तो किसी तरह इनको अपने आईपीओ को संभालने के लिए बड़े बड़े इन्वेस्टरों को हायर करते हैं, जो बड़े बड़े बैंकर्स वगैरह जो है वो इसमें पैसा लगाते हैं और किसी तरह इस आईपीओ को फ्लॉप होने से बचा लेते हैं। खैर
आईपीओ तो प्राप्त नहीं होता है, लेकिन शेयर मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनका पैसा बहुत करोड़ों रुपए फंस चुका था इस कंपनी में। छोटे इन्वेस्टर का फंसा था, बड़े इन्वेस्टरों का फंसा था, क्योंकि ये शेयर गिरते 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 417 रुपये आ जाता है। 2021 पे लिस्ट होने वाला शेयर 400 रुपये आ जाना है, यानी कि आप मान लीजिए कि कितने गुना गिर चुका था पैसा। जिसने 1 लाख रुपये लगाए होंगे उसके घट कर केवल 20,000 रुपये रह गए। इस बुरी तरह गिर जाता है वो। और तभी इसी समय कहते हैं कि अलीबाबा ने अपना सारा हिस्सा बाहर निकाल लिया था। और ये संकट, ये कहते हैं एक गलत मैनेजमेंट कहे या कुछ भी कहे, कंपनी अपने आप को मतलब फिर धीरे धीरे इन्होंने बायबैक लाया है, क्योंकि कंपनी का शेयर लगातार ये संभावना थी कि 400 पर भी नहीं टिकेगा, उससे नीचे जाएगा। तब उस समय ये विजय शेखर शर्मा अपनी कंपनी को संभालते हैं, कुछ इसके अंदर बायबैक करते हैं, कुछ शेयर वापस ये ओपन मार्केट से खरीदते हैं 800 साढ़े 800 रुपये प्राइस पे। बीच में अभी पिछले साल की बात है। तो कुछ इसमें अंदर मतलब कुछ पैसा डालते हैं, तो इस तरह से ये अपने शेयर को वापस बचा लेते हैं उस तरह से। तभी ये शेयर करीब 800 साढ़े 800 रुपये 870 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, लेकिन अभी भी आईपीओ प्राइस से आधी कीमत पर है, आधी से भी कम पर। हालांकि अब कंपनी कर्ज मुक्त है लगभग, मतलब बैंक का कर्जा नहीं है, लेकिन वो देनदारी बाकी है, तो लगभग कर्जे से मुक्त है। लेकिन कंपनी का रेवेन्यू आ रहा है, उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बन रहा है, खर्चे बहुत ज़्यादा है, इस कारण इनका प्रॉफिट मारा जा रहा है। और प्रॉफिट में इनकी अभी भी माइनस में चल रहा है, मतलब घाटा, अभी भी कंपनी घाटा देने वाली ही कंपनी है, प्रॉफिट वाली कंपनी नहीं कह सकते इसको। तो ये दोस्तों इसकी कहानी, विजय शेखर शर्मा की कहानी ये है, किस तरह ये ज़मीन से ऊपर तक पहुँचे और अपने आप को किस तरह बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। अब मार्केट में ऐसे कई ऐप आ चुके हैं, फ़ोन पे है, एयरटेल पे है, गूगल पे है, तो दुनिया तरह का आ सकते, वहाँ इनको थोड़ा सा टिकना मुश्किल हो रहा है। लेकिन हाँ, क्योंकि एक बार जरूर ध्यान देना, मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपनी की कोई अचल संपत्ति नहीं है कंपनी के पास, जो कुछ ऐप है और ऐप की पब्लिसिटी है, और जिससे इनको इनकम होती है। जो पेमेंट आप लेन देन करते हैं ना आप और हम, तो इनको बैंक से जहाँ से आप लेन देन वहाँ से कुछ कमीशन के रूप में कुछ पैसा मिलता है, वो इनकी इनकम है, और कोई इनकम का जरिया नहीं है। बाकी इन्होंने मॉल वगैरह खोल रखे उसका है। तो ये दोस्तों कहानी है, आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना आपकी मर्जी। मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है कि आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। आज भी अभी आईपीओ प्राइस से आधी कीमत पर है। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। और आपको इस पेटीएम को लेकर कुछ भी अगर सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं आपको जवाब दूंगा इसका। थैंक यू दोस्तों।